हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज का होने वाला है हमारा एक नया टॉपिक। आज हम करने वाले हैं, ये 3 टॉपिक करने वाले हैं जो कि लगभग हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जानेंगे एड्रेस के बारे में, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ईमेल। आज हम इन 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट क्या है, कुछ ही सेकंड में दुनिया में किसी भी सर्वर के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये कैसे पहुंच जाती है? जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो कुछ ही पलों में हजारों किलोमीटर बैठे दूर व्यक्ति तक कैसे पहुंच जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये जो वेब ब्राउजर है ये कैसे काम करता है, ये गूगल है या नहीं है, तो आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है। चलिए तो बात करें कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये क्या है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डेटा पैकेट्स आर एड्रेस्ड एंड रूटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अक्रॉस नेटवर्क। ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। नियमों का एक सेट होता है ये, ठीक है। नियमों का एक सेट होता है जो ये निर्धारित करता है कि डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे एड्रेस संबोधित और रूट किया जाए। क्लियर है ना। तो ये होता है सेंडर, ठीक है। सेंडर होता है तो ये क्या करता है, राउटर और रिसीवर, ठीक है। तो जो सेंडर होता है वो सेंड करता है डेटा को, रिसीवर तक पहुंचाता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है, ऐड करता है आईपी एड्रेस को। तो हम इसी के बारे में अभी डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसके मेन पॉइंट है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेस प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक आईपी एड्रेस को प्रदान करता है, ठीक है। तो आईपी कैंसलेशन, तो आईपी क्या है, कनेक्शन लेस है, इसमें कोई भी कनेक्शन सेटअप नहीं होता है, ठीक है। तो आईपी पैकेट को रूट करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो जो आईपी यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल की जो नेटवर्क लेयर होती है वो कितनी लेयर में कार्य करता है, 3 लेयर में कार्य करता है, ठीक है। तो वो ठीक है 3 लेयर में कार्य करता है। जैसे कि एक हो गया आपका ये नेटवर्क, ये 3 होती हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके नेटवर्क और ये होता है आपका होस्ट पार्ट, ठीक है। नेटवर्क और होस्ट पार्ट होता है। तो देखते हैं हम ये कैसे होता है, ठीक है। तो जो सेंडर होता है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है, डेटा को भेजने वाला होता है। ये क्या करेगा, जो सेंडर होगा डेटा को पहले क्रिएट करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक डेटा तैयार करेगा, फिर उस डेटा को क्या करेगा कि उसमें आईपी एड्रेस ऐड करेगा, ठीक है। उस डेटा में एक आईपी एड्रेस को ऐड करेगा, फिर डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको बांटेगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में और डेटा को डिवाइड करेगा, फिर रूटर को भेजेगा, उस पैकेट को रूटर को भेजेगा, यानी कि रूटर नेटवर्क के माध्यम से पैकेट्स को उन्हीं सही मार्ग पर भेजता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आता है कि जो रूटर फॉरवर्ड पैकेट, फिर जो रूटर होगा वो क्या करेगा, पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन रिसीव पैकेट, फिर उसको सही डेस्टिनेशन पे पैकेट्स को पहुंचाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन डिवाइसेस सभी पैकेट्स को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद जो पैकेट्स होंगे वो क्या होंगे, रीअसेंबल्ड होंगे, यानी कि सभी पैकेट्स को सही क्रम में मूल डेटा बनाया जाता है। उसके बाद जब डेटा रेडी हो जाता है, ठीक है, तो मूल डेटा क्या है, सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है, फिर वो यूजर्स तक पहुंच जाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये आता है हमारा IPv4 और IPv6, ठीक है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर डिवाइसेस की पहचान कराता है और डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाता है, ठीक है। तो बात करें ये IPv4 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये चौथा संस्करण है, जिसमें जो 32 बिट एड्रेस प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, 32 बिट एड्रेसिंग करता है ये, ठीक है। अधिकतम एड्रेस की संख्या जो वो होती है ये होती है आपकी, ठीक है। डॉट डेसिमल नोटेशंस होते हैं इसके अंदर, बस ये याद रखना 192.168.1.1, ठीक है। ये आता है एग्जाम में कि ये एड्रेस किसका है, तो ये किसका है, IPv4 का है, ठीक है। 8 बिट का होता है, पहले में ऑक्टेट होता है 8 बिट, फिर सेकंड में 8 बिट, थर्ड में, फोर्थ में 8 बिट का होता है, ठीक है। नेटवर्क ये क्या है, किसकी आवश्यकता पड़ती है इसमें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस की जो ट्रांसलेशन की इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसमें जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सपोर्ट करता है, और IP सेक ऑप्शनल होता है इसमें, यानी कि जो सुरक्षा है ऑप्शनल है, ठीक है। और इसमें बात करें कि जो IPv6 है वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का छठा संस्करण होता है, जिसमें 128 बिट एड्रेस प्रदान करता है ये, ठीक है। इस तरीके से यानी कि 16 बिट, तो ये क्या हो गया, 8 समूह हो गए कुल टोटल, ठीक है। तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल नोटेशन है इसकी, और नेट की इसमें क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ये मल्टीकास्ट और एनीकास्ट को सपोर्ट करता है, और वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है, IPsec बिल्ट इन होता है, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है बेहतर सुरक्षा और अधिक स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो IPv4 एड्रेस क्लासेस है वो इस तरीके से हैं, जो शुरुआती बिट्स होते हैं 0, ठीक है, 1 से लेके जो रेंज होती है पहले 1 से लेके 126 तक बड़े नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर 128 से लेके 191 के बीच में मध्यम नेटवर्क, तो ये, ठीक है, ये क्या है, भविष्य उपयोग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर ये इसमें क्या होता है, यूनिकास्ट, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, ये होता है आपका सामान्य संचार। मल्टीकास्ट, एक डिवाइस से कई डिवाइस, ये दूसरी। यूनिकास्ट, मल्टी में बहुत सारे डिवाइस, ठीक है, मल्टीकास्ट संचार। एनीकास्ट में जो नजदीकी डिवाइस होता है, और लिंक लोकल, केवल लोकल लिंक के लिए। और यूनिक IPv6 प्राइवेट IPv6 रेंज के लिए होता है ये, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क। फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये सरल और व्यापक रूप में उपयोग होते हैं, पुराने सिस्टम के साथ इनकी संगत होती है, कॉन्फ़िगरेशन आसान होता है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटेशन होती है, सीमित एड्रेस होता है, नेट की आवश्यकता होती है, ब्रॉडकास्ट के नेटवर्क पर लोड बढ़ता है, और जो इसकी सुरक्षा है वो कम होती है, क्लियर। और जो IPv6 से एडवांटेजेस है, इसकी क्या है, लगभग अनंत IP एड्रेस होता है, नेट की इसमें आवश्यकता नहीं होती, बेहतर सुरक्षा के लिए है, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, और भविष्य के लिए इसको तैयार किया जाता है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं TCP और IP मॉडल की, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिफरेंट डिवाइसेस, जो कि अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस को, ठीक है, टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, कम्युनिकेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके ये लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होती हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी नेटवर्क लेयर, ठीक है, जो कि हैंडल करती है डेटा ट्रांसफर ऑन द फिजिकल नेटवर्क्स, ठीक है, जो कि फिजिकल नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है इसमें, ठीक है। और जो इंटरनेट लेयर होती है वो करता है लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग ऑफ
पैकेट्स को ये क्या करता है, हैंडल करता है। किसको, लॉजिकल एड्रेसिंग को, ठीक है, आईपी एड्रेस जो होते हैं, और रूटिंग पैकेट्स को डिफरेंट नेटवर्क के साथ, ठीक है, पाथ सिलेक्शन को। और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या है, प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन सर्विस होती है उनको प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात करें ये एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन क्या है कि वो करती है कि प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू यूजर एप्लीकेशंस। तो ये क्या करती है, नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो प्रोवाइड इंटरफेसेस टू यूजर एप्लीकेशन, ये क्या करती है कि जो कम्युनिकेशन कराती है यूजर्स एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो हैंडल डेटा फॉर्मेटिंग, और डेटा फॉर्मेटिंग को ये हैंडल करती है, एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वेब, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है सेगमेंटेशन एंड रीजनेबली, ठीक है, कंट्रोल करती है एरर को, और ये काफी भरोसेमंद होता है, और ये क्या है, बेस्ट अफोर्ड डिलीवरी है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, नेटवर्क प्रोसेस में ये क्या है, फिजिकल एड्रेसिंग है, यानी कि MAC है ये, और एरर डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के। HTTP, HTTPS, जो S होता है ये आपका सिक्योर होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMT, सिंपल, DNS, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में इसमें होता है आपका डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट, TCP और डेटा ग्राम होता है, ठीक है। इंटरनेट लेयर में होता है पैकेट्स होते हैं, और नेटवर्क एक्सेस में होता है फ्रेम। क्लियर है। तो बात करें कि इंटरनेट नेटवर्क क्या है, तो जो इंटरनेट है वो क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एंड डिवाइसेस को अराउंड द वर्ल्ड में, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये इंटरनेट होता है, इससे कनेक्ट होता है ISP, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके जरिए क्या है, इंटरनेट आया, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आया। ये क्या है, मॉडेम। अब इसके जरिए क्या है, जैसे ऑफिस के नेटवर्क हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये इससे कनेक्ट होता है। अदर नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, ग्लोबल सर्वर, डेटा सेंटर, क्लाउड्स, जिसमें आपके ऑनलाइन डेटा स्टोर होते हैं। मॉडेम के जरिए क्या है, होम नेटवर्क, डिवाइसेस, रूटर, ये सारे इंटरनेट के, ठीक है, नेटवर्क्स हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, ये करता है, पहले रिक्वेस्ट करते हैं ये, ठीक है, पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये क्या करता है, जो तो आप ब्राउजर में वेबसाइट URL टाइप करते हैं, उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो आपका जो डिवाइस राउटर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो ISP को भेजी जाती है। किसको, ISP को भेजी जाती है। तो रूटर, जो रूटर होता है वो सेंड करता है, ठीक है, रूटर सेंड करता है रिक्वेस्ट को ISP को, ठीक है। उसके बाद सर्वर को भेजी जाती है, फिर ये क्या है, सर्वर को भेजी जाती है, जो ISP सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट सर्वर। उसके बाद डेटा सेंड होता है वापस, तो डेटा वापस भेजा जाता है, फिर डेटा मिलता है, ठीक है। तो फिर हमें डिस्प्ले पे शो होता है जो भी हमारा डेटा होता है, ठीक है, ब्राउजर में। तो ये सारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। कुछ इसके कंपोनेंट है, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क के कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, जैसे डिवाइसेस होता है। फर्स्ट डिवाइसेस में आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, जो कि आपके इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं डिवाइसेस। फिर आता है रूटर। रूटर क्या होता है, जो आपके डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच डेटा को रूट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा को रूट करता है। फिर क्या आता है, मॉडेम। कनेक्ट योर नेटवर्क टू द ISP। आपके जो आपके नेटवर्क को ये क्या करता है, ISP से जोड़ता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका मॉडेम, ठीक है। वो क्या होता है, ये होता है मॉडेम, जो कि क्या करता है कि नेटवर्क को, जो ये नेटवर्क होते हैं इनको ISP से जोड़ता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं ISP की। ये क्या होता है कि यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस प्रदान कराता है, ठीक है, इंटरनेट देता है ISP, ठीक है, यूजर्स को। और जो सर्वर होता है ये क्या होता है, ये वेबसाइट को स्टोर करता है, एप्स को, डेटा को, ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। बात करें कि नेटवर्क कनेक्शन, ये क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है, वायर्ड, वाईफाई, फाइबर, सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क्स, ये सारे आपके नेटवर्क कनेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेट के फायदे क्या है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट के जरिए, या फिर और किस किस के जरिए कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह अपनी पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू, ठीक है, या फिर चैट के थ्रू। तो उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आता है। तो ये भी क्या है, इंटरनेट का एक बेनिफिट है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है और हम इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं किसी को भी, कहीं पर भी, ठीक है। तो बात करें एजुकेशन की, हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, अपनी क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के जरिए। एंटरटेनमेंट, हम कोई भी वीडियोस, गेम वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। बिजनेस में भी इसका काफी रोल है, ऑनलाइन सर्विसेज होती है, ई कॉमर्स होते हैं, ठीक है। तो सारे जो वर्क होते हैं वो इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या है, जो दुनिया को जोड़ के रखता है। तो ये क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो सारी दुनिया को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, हम किसी को भी कुछ भी हम पोस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या है कि एक मतलब दूसरे पर्सन से भी हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि वेब ब्राउजर क्या है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, तो ये वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी, वेबसाइट, वीडियो, इमेज के थ्रू आपके डिवाइस पर दिखाने का काम करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, दिखाने का काम करती है। जैसे कि अब ले लो आप गूगल क्रोम, ये क्या होता है, इसको चलाने में ये क्या है कि तेज है, बहुत सुरक्षित भी है, ठीक है। उपयोग में इसको आसान, मतलब कि यूज करने में ये आसान है बहुत, और इसको गूगल ने डेवलप किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डेवलप किसके थ्रू हुआ था, ठीक है, तो गूगल के थ्रू। बात करें अब, ये सारे क्या है, आपके वेब ब्राउजर है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, प्राइवेसी पर फोकस करने वाला है, आपका ओपन सोर्स ब्राउजर है ये, ठीक है, ओपन सोर्स ब्राउजर, ठीक है। बात करें इसके माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आया, ये भी क्या है, तेज और सुरक्षित ब्राउजर है, ठीक है ना। बात करें सफारी की, ये एप्पल के द्वारा आया, तो ये एप्पल के लिए बेहतर है, ठीक है। बात करें ओपेरा, ये क्या है, फीचर रिच ब्राउजर जिसमें VPN और एड ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर होते हैं VPNs। और बात करें ब्रेव की, ये क्या है, प्राइवेसी पर बेस्ड है, ठीक है, केंद्रित है और एड ब्लॉकर के साथ तेज ब्राउजर है ये, ठीक है। तो बात करें इसकी वाइवल्डी, तो ये क्या है, कस्टमाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, पावर यूजर्स के लिए। टॉर ब्राउजर, ये होता है आपकी टॉप मोस्ट सिक्योर ब्राउजर फॉर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, यानी कि गोपनीयता और गुमनामी के लिए इसको सुरक्षित ब्राउजर माना जाता है। यूसी ब्राउजर क्या होता है, मोबाइल के लिए ये बहुत फेमस है, तेज है और हल्का ब्राउजर है, ठीक है। बात करें सैमसंग इंटरनेट की, ये भी काफी फास्ट है और सुरक्षित ब्राउजर कहलाता है। तो ये आपके सारे क्या हो गए, ब्राउजर हो गए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ईमेल, ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक ये क्या है, सेवा है, ठीक है ना, सर्विस है। तो ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर, ये क्या है, ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होते, यहाँ पे होता है आपका यूजर नेम,
कुछ भी, जैसे आईडी होती है, ठीक है, पहले होता है आपका यूजर नेम @ सिंबल वगैरह, ठीक है, फिर gmail.com, तो ये होता है आपका डोमेन नेम सिंबल यूजर नेम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डोमेन नेम gmail.com। तो ये होता है आपका ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल ये 3 होते हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर, जो कि ये क्या है, ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है, ठीक है, सिंपल मेल। और POP3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या है, ईमेल प्राप्त करने और सर्वर से डाउनलोड करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है, सर्वर से डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ईमेल प्राप्त करने और सर्वर से डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करें कि IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, ये होता है ईमेल को सर्वर पर ही रखते हुए एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके पार्ट होते हैं ईमेल इंटरफेसेस के, क्या होते हैं, जैसे कि भेजना हो, ठीक है, टू किसको भेजना है, CC कॉपी, BCC सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे जो भी आपका मैसेज होता है वो यहाँ पे अगर कोई फाइल अटैच करनी हो तो यहाँ से अटैच करते हैं, ठीक है, कोई फोटोज इमेजेस वगैरह यहाँ से, फिर उसके बाद आपका सेंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, मेल भेजा जाता है। तो ये मेल कैसे वर्क करता है, पहले सेंड किया जाता है, ठीक है, सेंडर सेंड करता है, भेजने वाला जो है सेंड करता है मैसेज को, ठीक है, सिंपल ये क्या है, ईमेल भेजने के लिए होता है SMTP, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेल जाता है सर्वर के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, फिर उसके बाद वो मेल मिलता है, फिर रिसीवर के पास पहुंचता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है। अगर हमें ID बनानी हो, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे मेल पर, फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपना नेम एंटर करेंगे, फिर उसके बाद कोई ID है चूज करेंगे अपने नाम से, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये चीज याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूरी होता है ताकि कोई भी हमारा आसानी से कोई भी पासवर्ड को यूज ना कर सके, ठीक है। तो फिर उसके बाद फोन नंबर रिकवरी के लिए, फिर ऐड रिकवरी ईमेल, यहाँ पे रिकवरी मतलब रिकवरी के लिए ईमेल ऑप्शनल मांगी जाती है। फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना, उसके बाद नेक्स्ट करना, फिर आपका जो अकाउंट होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। बस ये सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो और एक और चीज कि अगर हम कहीं भी डिवाइसेस में, किसी की भी डिवाइसेस में अगर हम अपनी आईडी ओपन करते हैं तो एक चीज याद रखना कि लॉग आउट जरूर करें, ठीक है, हमेशा लॉग आउट जरूर करें। ये कुछ पॉइंट है जो कि इन्हीं पॉइंट में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करें कि ये जो 2 होता है ये मुख्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखता है, ठीक है। CC कार्बन कॉपी, ये अन्य लोगों को कॉपी भेजते हैं, सभी को पता दिखाई देता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है वो अन्य लोगों को कॉपी भेजते हैं जो दूसरे को नहीं दिखाई देता। सब्जेक्ट, जो भी हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, कोई भी विषय के ऊपर। बॉडी, मुख्य संदेश, मेल, ईमेल, और ये क्या होता है, फिर कोई भी फाइल हमें अटैच करनी हो तो वो होता है आपका अटैचमेंट। और सिग्नेचर, अपना नाम, पता, संपर्क आदि जो भी हम जोड़ते हैं। तो ये होता है आपके ईमेल का। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, ठीक है। संदेश भेजना और प्राप्त करना, ठीक है ना, मैसेज को भेजना और एक्सेप्ट करना। फिर कार्य और आधिकारिक संवाद, फाइलें और दस्तावेज भेजना, हम कोई भी फाइल भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, बिल, टिकट, बैंकिंग, हम कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है ना। आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि कुछ ही सेकंड में जो मेल है वो भेजा जा सकता है, ठीक है। इकोनॉमिकली वो क्या है, इसमें कम लागत लगती है।
और जो सुविधा है यानी कि कन्वीनियंट है, कहीं भी किसी से कभी भी उपयोग कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो सभी ईमेल सुरक्षित रहते हैं, इसमें फाइलें भेजना आसान हो जाता है। तो ये क्या है, इजी शेयरिंग है। ठीक है, हम कैसे भी फाइलें क्या है इसके अंदर शेयर कर सकते हैं, तो ये इजी शेयरिंग हो जाता है। चलिए अब यहाँ से आते हैं आपके इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए गए थे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ये कि जो हमने लिए हैं, ठीक है, कि पूछे गए हैं आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में और लोअर पीसीएस में। तो ये वो क्वेश्चन है। तो वेब क्रॉलिंग के संदर्भ में robot.txt फाइल का मुख्य कार्य क्या है? तो इनमें से बताना है इसका मुख्य कार्य क्या है, वेब क्रॉलिंग। ठीक है ना, तो ये क्या है, robots.txt। तो ये क्या है? ठीक है, बात करें सबसे पहले कि robots.txt ये है क्या? ठीक है, तो ये क्या है? तो ये क्या है, आपकी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। ये क्या होती है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, जो कि आपके कहां पर होती है, ये कहां पर होती है, वेबसाइट के रूट फोल्डर में ये इसको रखी जाती है ये। ठीक है, वेबसाइट के रूट फोल्डर में। ठीक है, तो ये होती है आपके सिंपल टेक्स्ट फाइल जो कि आपके वेबसाइट के रूट फोल्डर में रखी जाती है। ठीक है, तो जो इसका मेन वर्क होता है वो क्या होता है, जो सर्च इंजन बोर्ड्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं जो सर्च इंजन बोर्ड्स, ठीक है, कौन से होते हैं, गूगल, ठीक है, गूगल बोर्ड्स, एक होता है बिंग बोर्ड्स, ठीक है, एक होता है आपका बिंग बोर्ड। तो गूगल बोर्ड और बिंग बोर्ड, तो जो सर्च इंजन बोर्ड होते हैं उनको वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, क्या करता है, इनको इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, ठीक है, तो जो इनका कार्य होता है सर्च इंजन बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शन देने का होता है, ताकि जो वेबसाइट के कौन से पेज में क्राउलिंग करनी है और कौन से में नहीं करनी है। ठीक है, क्राउल करना है, कौन से में नहीं करना है, तो उसके लिए ये क्या करता है, सर्च इंजन बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जो सभी बोर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडमिन फोल्डर होता है, ठीक है, जो एडमिन फोल्डर क्या करता है, क्राउल नहीं करता। ठीक है, ये क्या करेंगे, क्राउल नहीं करेंगे। तो इसमें ये क्या आंसर क्या हो जाएगा आपके, तो जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स बोर्ड्स को ये बताना, ठीक है, कि वेबसाइट के किस हिस्से में क्रॉल करना है और किस में नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि किस में क्रॉस करना है, कौन सी वेबसाइट में करना है और कौन सी वेबसाइट में नहीं करना है, ये इनका वर्क होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि कोई वेबसाइट HTTPS का उपयोग कर रही है, ठीक है, तो डेटा को सुरक्षित करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर मुख्य रूप से किस क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किस क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है, वो किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। ठीक है, क्योंकि जो HTTPS है, ये जो S होता है, ये क्या होता है आपका, सिक्योरिटी होता है, यानी कि ताला। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये किसके उसमें आता है, उपयोग किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ब्राउजर, ठीक है, जब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में क्या होता है, डेटा भेजा जाता है। ठीक है,
ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में क्या है, डेटा को भेजा जाता है। ठीक है, तो जब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जब डेटा को भेजा जाता है तो फिर क्या होता है, जो HTTPS होता है, ठीक है, HTTPS होता है, उस डेटा को वो क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, वो क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है डेटा को। तो जो एनक्रिप्शन का जो वर्क होता है, ठीक है, जो एनक्रिप्शन का वर्क होता है वो क्या होता है, HTTP प्लस में TLS। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्लस में ये क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या करता है, ब्राउजर और फिर डेटा को एनक्रिप्ट करता है वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, तो TLS क्या है, अब बात करें कि TLS क्या है। TLS क्या है, जो कि आपके डेटा को एनक्रिप्ट करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो TLS होता है, बात करें इसकी TLS की। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, डेटा एनक्रिप्ट करता है और क्या करता है, ठीक है, हैकर्स डेटा नहीं पढ़ सकते इसमें। जो हैकर्स होते हैं डेटा को नहीं पढ़ पाते। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और जो आपका डेटा है वो भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो क्लियर है ना। तो ये सारे कौन कार्य करता है, ये करता है TLS। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब इसका यूज किया जाता है आज के टाइम में TLS का। पहले किसका होता था, SSL का। ठीक है, पहले जो प्रोटोकॉल का यूज होता था वो होता था SSL का। ठीक है, ओल्ड प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस का आकार कितना होता है और इसे किस नोटेशन में लिखा जाता है। तो कितना होता है, ठीक है, IPv4 ठीक है, उसका कितना था, 32 था, और IPv6 में कितना था, 128। ठीक है, तो जो IPv4 में जो आपकी एड्रेसिंग थी वो कितनी थी, 32 बिट की, और इसमें है 128 बिट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 128 बिट हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है और ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर। तो इसका कितना था, 192, 18 और 11, ये इसका था, और इसका हेक्साडेसिमल में आ जाता है। क्लियर। अब बात करें कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एड्रेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मोर एड्रेस। ठीक है, और क्या है, बेहतर सिक्योरिटी है इसके अंदर, सिक्योरिटी। ठीक है, और बेहतर सिक्योरिटी है, फास्ट रूटिंग करता है ये, फास्ट रूटिंग। क्लियर है ना। तो ये सारे क्या है, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी इसी के अंदर आता है। तो ये सारे क्या है, इसके पॉइंट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 128 बिट। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वेब ब्राउजिंग के दौरान कुकीज की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो वेब ब्राउजिंग के दौरान जो कुकीज की प्राथमिकता क्या है, तो क्या है, कुकीज की जो प्राथमिकता है वो क्या है,
तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यूजर्स के ब्राउजिंग सत्र यानी कि सेशन की स्थिति और प्राथमिकताओं को सर्वर साइड पर बनाए रखना, ये क्या है, कुकीज का काम होता है। जो कुकीज होती है वो क्या होती है, एक छोटी फाइल होती है। क्या होती है, बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुकीज होती है ये क्या होती है, एक छोटी फाइल होती है जो कि आपके वेबसाइट ब्राउजर में सेव होती है, ठीक है। वेबसाइट ब्राउजर में सेव करती है, ठीक है। ये क्या करती है, वेबसाइट ब्राउजर में सेव करती है, ठीक है, छोटी फाइल्स को, कुकीज जो होती है। तो जो इनका मेन वर्क होता है वो यूजर्स को पहचानना होता है। क्या होता है, मेन वर्क यूजर्स को पहचानना, ठीक है। ठीक है, यूजर्स को पहचानना और उनकी जानकारी याद रखना, ये चीज तो याद रखना और जानकारी याद रखना, तो वो क्या है, कुकीज का काम, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी हमने अमेज़न पे लॉगिन किया है, ठीक है, अभी हमने कुछ भी वो किया है, शॉपिंग की है, उसके बाद हम अगली बार जब भी हम वेबसाइट पर आएंगे तो हमें क्या है, बिना लॉगिन करे वो क्या करेगी, पहचान लेगी, ठीक है, पहचान सकती है कुकीज। तो ये क्या है, तो वो हमें यूजर्स को पहचानने का काम करती है। अगर हम बिना लॉगिन किए आएंगे अमेज़न पर तो वो क्या है, कुकीज, ठीक है। तो कुकीज में क्या क्या स्टोर होता है, तो कुकीज में क्या क्या स्टोर, ये जो कुकीज है क्या क्या स्टोर कर सकती है, जैसे कि लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है, लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है, लॉगिन इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज हो गया, थीम हो गई, लैंग्वेज, थीम, ये सारी चीजें क्या है, स्टोर करती है, ठीक है। या फिर आपका शॉपिंग कार्ट, ठीक है, शॉपिंग कार्ट, प्रेफरेंस, ठीक है, यूजर प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये स्टोर करती है, क्लियर है ना। तो ये होता है आपका कुकीज, छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो आपके वेबसाइट, जिन्हें वेबसाइट ब्राउजर में सेव करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिमोट लॉगिंग के लिए एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो टेलनेट की जगह लेता है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो टेलनेट की जगह लेता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका SSH यानी कि सिक्योर सेल, ठीक है। अब सिक्योर सेल क्या है, जो सिक्योर सेल है ये एक सिक्योर रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल है। क्या है, सिक्योर लॉगिंग रिमोट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है ये, सिक्योर लॉगिंग रिमोट प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। ये क्या है कि ये इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को सुरक्षित तरीके से क्या करती है, असेस करने में सुविधा देती है, ठीक है। जो इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को सुरक्षित तरीके से क्या करती है, असेस करने के लिए सुविधा देती है, ठीक है। तो SSH होता है, ये कैसे काम करता है, तो ये कैसे काम करता है, तो ये क्या करता है कि डेटा को इंक्रिप्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा इंक्रिप्ट, ठीक है, डेटा इंक्रिप्ट करता है, सुरक्षा करता है, पासवर्ड को सुरक्षित करता है, पासवर्ड सिक्योर, क्लियर है। और इसमें जो रिमोट सर्वर को ये क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल रिमोट सर्वर, ठीक है। तो ये होता है आपका SSH, क्लियर। तो बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें कि डोमेन नेम सिस्टम DNS के संदर्भ में एनीकास्ट रूटिंग का क्या अर्थ है। तो DNS एनीकास्ट का क्या अर्थ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डेटा पैकेट्स को नेटवर्क पर सबसे करीबी टोपोलॉजिकली नियरेस्ट यानी कि DNS सर्वर पर भेजा जाता है, ठीक है। जो आपका एनीकास्ट होता है वो क्या होता है, तेज रिस्पांस और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है।
तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब आर्किटेक्चर में रेस्टफुल एपीआई में रेस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो रेस्ट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो रेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो ठीक है, रेस्ट क्या है? एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है, जिसका उपयोग वेब एपीआईज में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग वेब एपीआईज में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एपीआईज बनाने के लिए किया जाता है, तो ये इसका यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईमेल सुरक्षा के संदर्भ में DKIM यानी कि डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल का मेन वर्क क्या है, मेन कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DKIM का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल में क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर जोड़ना, ठीक है, जिससे ये साबित हो सके कि ईमेल वैध डोमेन से आया है, ठीक है, और रास्ते में बदला नहीं गया है। जो डोमेन से ईमेल आया है और रास्ते में उसको चेंज नहीं हुआ है उसका कुछ भी, तो वो होता है आपका DKIM। ठीक है, उसका मेन वर्क होता है ये। ठीक है, तो जो DKIM होता है ये साबित करता है कि जो ईमेल है सही डोमेन से आया है और जिसको कहीं पर भी चेंज नहीं किया गया है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेप्ट प्रोटोकॉल और POP3 प्रोटोकॉल में मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? ठीक है, तो इसमें मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो IMAP ईमेल को सर्वर पर रखता है जिससे मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, और जबकि POP3 ईमेल को लोकल डिवाइस पर डाउनलोड करके सर्वर से क्या कर देता है? हटा देता है। ठीक है, तो जो IMAP होता है वो क्या करता है? कई डिवाइस पर अपना ईमेल असेस करता है। ठीक है, तो ईमेल असेस करने के लिए क्या बेहतर है? IMAP बेहतर है। चलिए बात करते हैं, जब आप किसी ईमेल को एनक्रिप्ट करने के लिए MIME का उपयोग करते हैं तो वो क्या सुरक्षित किया जाता है? तो क्या सुरक्षित किया जाता है? तो ईमेल का पूरा जो कंटेंट होता है, ईमेल का पूरा कंटेंट और अटैचमेंट इनक्रिप्ट किए जाते हैं। ठीक है, ईमेल का पूरा कंटेंट और अटैचमेंट क्या किया जाता है? इनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो MIME है, ठीक है, ये ईमेल की कॉन्फिडेंशियली और सिक्योरिटी को ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, ईमेल की बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है ना? कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी को ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में क्या अंतर है? तो फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में क्या अंतर है? तो जो आपकी फिशिंग होती है, ठीक है, ये क्या करती है? सभी लोगों को टारगेट करती है। ठीक है, सभी लोगों को टारगेट करती है, जबकि आपकी जो ये स्पीयर फिशिंग होती है किसी विशेष व्यक्ति या संस्था को टारगेट करती है। ठीक है, तो ये क्या है? किसी मेन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और ये जो होती है ये क्या करती है? और सभी को ये टारगेट करती है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिशिंग जो बड़े पैमाने पर सभी को भेजी जाती है, और जबकि जो स्पीयर फिशिंग होती है किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को टारगेटेड करके भेजी जाती है। ठीक है, ये होता है फिशिंग और स्पीयर फिशिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ईमेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमेल हेडर में पाया जाने वाला MIME यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल क्यों आवश्यक है? तो ये क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो ये क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि टेक्स्ट के अलावा ईमेल में ऑडियो, वीडियो, इमेज और जो अन्य नॉन ASCII यानी कि अटैचमेंट भेजने की अनुमति देने के लिए ये इसीलिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो जो MIME के बिना क्या है, ईमेल केवल साधारण टेक्स्ट ही सीमित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पैम को रोकने के लिए प्रयुक्त SPF सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क रिकॉर्ड कहाँ कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये कहाँ कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो SPF रिकॉर्ड कहाँ कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो ये डोमेन की DNS सेटिंग में। कहाँ पे, डोमेन की ठीक है, डोमेन के DNS सेटिंग में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है ना। तो जो SPF है ये क्या है, SPF ये आपका नकली यानी कि स्पूफ्ड ईमेल को रोकने में मदद करता है, ठीक है। स्पूफ्ड यानी कि नकली, ठीक है, ईमेल को रोकने में मदद करता है, ठीक है, जो SPF होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई ईमेल सर्वर किसी दूसरे ईमेल सर्वर को संदेश रिले कर रहा है तो डिफॉल्ट रूप से किस पोर्ट का उपयोग गैर इंक्रिप्टेड SMTP संचार के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, पोर्ट 25। पोर्ट 25 जो SMTP, ठीक है, का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 25 होता है, ठीक है। कितना डिफॉल्ट पोर्ट, कितना, 25। तो जो सिक्योर SMTP के लिए, ठीक है, SMTP के लिए कितना, 465, 587 भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिक्योर SMTP के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल बाउंस यानी कि ईमेल बाउंस के संदर्भ में हार्ड बाउंस का क्या अर्थ है, ठीक है। तो हार्ड बाउंस का क्या अर्थ है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ईमेल एड्रेस स्थायी रूप से अमान्य यानी कि इनवैलिड या अस्तित्व में नहीं होता है, क्लियर है ना। जो हार्ड बाउंस है वो क्या है, परमानेंट एरर होता है। क्या होता है, परमानेंट एरर, ठीक है, ये होता है आपका परमानेंट एरर, जबकि सॉफ्ट बाउंस टेम्पररी एरर होता है, ठीक है। जो आपका सॉफ्ट बाउंस होता है वो क्या होता है, टेम्पररी एरर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो बात करें कि ये ईमेल बाउंस होता क्या है, ठीक है, ईमेल बाउंस होता क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना कि जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं, ठीक है ना, तो वो जो ईमेल होता है वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। जब पहुंचता नहीं है तो जो मेल सर्वर होता है उस ईमेल को वापस भेज देता है, ठीक है। तो जो आपका जो सर्वर होता है, ठीक है, वो ईमेल को वापस भेज देता है, तो उसी को ही हम कहते हैं कि ईमेल बाउंस, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका हार्ड बाउंस और एक होता है आपका सॉफ्ट बाउंस, ठीक है, क्लियर है ना। तो जो हार्ड बाउंस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ईमेल होता है वो कभी भी डिलीवर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो ईमेल होता है वो डिलीवर नहीं होता है, तो इसका जो वो होता है, ठीक है, समस्या जो होती है, प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम इसमें क्या रहती है, परमानेंट, ठीक है, प्रॉब्लम इसमें परमानेंट रहती है। और जो सॉफ्ट बाउंस में क्या रहती है, प्रॉब्लम टेम्पररी रहती है, ठीक है, क्लियर। तो आज हमने करे थे 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लेना। और अभी तो ये 15 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो उनके साथ हम और डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका जो भी पॉइंट बचे हो वहां पर क्लियर हो जाए, जो भी आपका टॉपिक का पॉइंट बचा होगा वो क्वेश्चन के जरिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है।